इंक्लूसिवनेस और कल्चरल डाइवर्सिटी, विविधता, विशेषता भारतीय समुदाय की ऐसी शक्ति है जो हम सबको प्रतिपल जीवंतता का एहसास कराती है। हजारों वर्षों के कालखंड ने इन वैल्यूज को हमारे भीतर विकसित किया है। आप यहां डेनमार्क में ही देखिए, भारत के अलग अलग राज्यों से लोग यहां आए हैं, बसे हैं। कोई तेलुगु बोलता है, कोई पंजाबी, कोई बांग्ला आणि कोई मराठी અને કેટલા કેમ છો ગુજરાતી, तो कोई तमिल वणक्कम से शुरू करता है, तो कोई मलयाली, कोई उड़िया जय जगन्नाथ, कोई कन्नड़ा, तो कोई असमिया। भाषा कोई भी हो, लेकिन भाषा अनेक, भाव एक। भाषा कोई भी हो, लेकिन हम सभी के संस्कार भारतीय ही है। हमारी खाने की थाली बदल जाती है, टेस्ट बदल जाता है, लेकिन स्नेह से बार बार आग्रह करने का भारतीय तरीका कभी नहीं बदलता है। और हमें मालूम है कुछ लोगों को तो आग्रह करने का ऐसा स्वभाव होता है कि नमक के लिए भी कर देते हैं। हम राष्ट्र रक्षा के लिए मिलकर खड़े होते हैं, राष्ट्र निर्माण में मिलकर जुटते हैं। भारतीयता सबका साथ, सबका और सबका। अब देखिए घर घर बात पहुंच चुकी है और डेनमार्क में भी गूंज रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और इसी से समृद्धि होती है। और साथियों, वसुधैव कुटुंबकम यानी वन वर्ल्ड, पूरा विश्व एक परिवार, हमारा ये कंसेप्ट व्यापार कारोबार की अवधारणा से भी बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है, बहुत गहरा है, हिमालय से भी ऊंचा है। हमारी वन वर्ल्ड की अवधारणा अपनत्व पर, बंधुत्व पर, संवेदनशीलता पर, सम्मान पर टिकी है। 21वीं सदी का भारत भी नए ग्लोबल ऑर्डर के लिए इसी विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है। साथियों, स्टीरियोटाइप्स और साइलोस को तोड़कर जो सक्सेस मिलती है, वो देश को नई ऊंचाई पर ले जाती है। आपको याद होगा जब मैंने डिजिटल इंडिया की बात की थी, तो कुछ लोग कई तरह के सवाल उठाते थे।
हिंदुस्तान में डिजिटल न जाने ऐसे सवाल पूछते थे, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, 5-6 साल पहले हम पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन के मामले में दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में से एक थे। ये मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं, 5-6 साल पहले। लेकिन आज स्थिति एकदम से बदल गई है। अनेक बड़े देश मिलकर जितना पर कैपिटा मोबाइल डेटा कंज्यूम करते हैं, उससे ज्यादा हम भारत में करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो भी नया यूजर जुड़ रहा है वो शहरों से नहीं है, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले भारत के छोटे छोटे गांव है दोस्तों। इसने भारत के गांव और गरीब को तो एम्पावर किया ही है, बहुत बड़े डिजिटल मार्केट का गेट खोल दिया है। और यही तो है नए भारत की रियल स्टोरी। देश का मिजाज कैसे बदलता है, इसका एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। यह हमारी आजादी का 75वां साल है। लगभग 75 महीने पहले, 75 मंथ्स पहले की बात मैं कर रहा हूं, हमने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। तब स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में दुनिया में भारत की कोई गिनती ही नहीं थी, नाम कहीं उल्लेख ही नहीं होता था। आज हम यूनिकॉर्न्स के मामले में दुनिया में नंबर 3 पर खड़े हैं। आज स्टार्टअप्स के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम हिंदुस्तान है। 2 साल पहले जब दुनिया कोविड से जूझ रही थी, मौत कब आकर के धमकेगी, परिवार में कौन मुसीबत में फंस जाएगा, बाहर निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, उस समय संकट के बादल घिरे हुए थे, चिंताएं चारों तरफ फैली हुई थी। उस समय भारत का नौजवान, उस स्थिति को याद कीजिए दोस्तों, भारत का नौजवान करीब करीब हर महीने एक यूनिकॉर्न बना रहा था। दो 2021 में तो ये स्पीड और बढ़ गई और 8-10 दिन में ही वो यूनिकॉर्न बनाने लग गया। और इस साल के शुरुआती 2022 के शुरुआती 3 महीने में तो हर हफ्ते एक यूनिकॉर्न भारत में तैयार हुआ। साथियों, भारत की ताकत, और ये बात दुनिया भी धीरे धीरे समझने लगी है। भारत की ताकत जब बढ़ती है तो साथियों मेरे शब्दों में विश्वास करिए, दुनिया की ताकत भी बढ़ती है। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इस भूमिका में भारत ने मुश्किल समय में पूरी दुनिया का साथ दिया है। दुनिया के अनेक देशों को
दवाइयां भेजी हैं ताकि हम संकट के समय मानवता के इस काम में पीछे न रह जाएं, दुनिया को संकट के समय मदद करें, ये सपना लेकर के काम करते रहे। भारत जब फूड ग्रेन्स के मामले में आत्मनिर्भर हुआ है तो दुनिया को भूखमरी से बचाने के लिए खुले दिल से ऑफर कर रहा है। आईटी के मामले में भारत की ताकत बढ़ी तो इस सदी के बड़े संकटों के दौरान भारत ने दुनिया की मदद की। आज भारत एक बड़ी डिजिटल ग्लोबल पावर है, लेकिन इसको भी हमने अपने तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि दुनिया के साथ हम शेयर कर रहे हैं। भारत के पास स्केल और स्पीड के साथ साथ शेयर एंड केयर की वैल्यू भी है। इसलिए ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए भारत की कैपेसिटी में इन्वेस्ट करना वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी भलाई का काम है, दुनिया के हित में है। भारत की आत्मनिर्भरता में एक सशक्त ग्लोबल सप्लाई चेन का भविष्य जुड़ा है। वैश्विक सप्लाई चेन्स में भारत एक ट्रस्टेड और रिलायबल पार्टनर बन रहा है। साथियों, जब मैं आपके बीच में आया हूं और मेरे ये डेनमार्क की पहली विजिट है, तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं? सचमुच में? अब मैं मांगूंगा और आप मानेंगे नहीं तो? मानेंगे लेकिन अगर करेंगे नहीं तो? पक्का करेंगे? कितने लोग हैं जो वादा पूरा करेंगे? ये आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, आजादी के 75 साल है। इस अमृत महोत्सव से शुरू करना है, कौन मानते हैं? अगर आप मानने वाले हैं तो मैं बताऊं, मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे आवाज कम हो रही है आपको लग रहा है कि कोई मुसीबत आ रही है। ऐसा ही हो रहा है ना? मैं दुनिया में हमारे जितने देशवासी रहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में कह रखते हो, उनसे मेरा एक आग्रह है, आप अपनी आवाज जरा कम करो, आपकी आवाज कम करो। अब सबने देख लिया आप कहां बैठी हो। मुझे कोई बहुत बड़ा गंभीर बात बताने वाला नहीं, बस सामान्य बात है, बहुत छोटी। करेंगे? पक्का करेंगे? वादा निभाएंगे? देखिए, भारत इतना महान देश है, भारत के प्रति हम लोग इतना गर्व करते हैं। आप कम से कम हर वर्ष 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स, इंडियन नहीं, 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स को
हिंदुस्तान देखने के लिए भेजने का काम कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। अभी से टारगेट कीजिएगा, हाँ इन 5 को तो मुझे हिंदुस्तान देखने के लिए भेजना है, और फिर उसको समझाइए, देखिए हमारे यहां दक्षिण में ये है, तमिलनाडु में ये है, ओडिशा में ये है, बंगाल में ये है, जाइए। आपको कल्पना है दोस्तों, आप दुनिया की कितनी बड़ी ताकत बन जाओगे। फिर ऐसा मत करना कि वहां डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। रोना धोना करने वालों का एक काम नहीं है जी। एक जमाना था जब हवाई यात्राएं नहीं थी, मेरा देश ऐसा था कि दुनिया के लोग हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा करके मेरा देश देखने के लिए। हमें ये फिर से ये वातावरण बनाना है। और आप देखिए, देखते ही देखते दुनिया के लिए एक ही डेस्टिनेशन बन जाएगा, चलो इंडिया। और ये काम एम्बेसी का नहीं है, ये काम राजदूतों का नहीं है, ये काम आप जैसे राष्ट्रदूतों का है। राजदूत तो एक होता है,